लोग के एक देश में उस देश को चलाने वालों ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए और उस देश के लोगों ने पेट्रोल के दाम बढ़ाने के विरोध में अपनी सारी कारें सड़कों पे गए, सड़कों पे कारें खड़ी की, बंद की और अपने अपने घर आ गए। और शाम तक सरकार ने जो पेट्रोल के पैसे बढ़ाए थे वो वापस ले लिए। मतलब सरकारें कुछ नहीं कर सकती अगर लोग सरकारों के नियमों को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि सरकारें लोगों से चलती हैं, लोगों से टैक्स लेती हैं, लोगों के पैसा लेती हैं और लोगों के लिए ही होती हैं, लोगों की सुविधा के लिए ही होती हैं। अगर लोगों को सुविधा नहीं है तो किस चीज की सरकार? ये शायद फ्रांस की बात है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ जो हमारे लोग हैं उनको एक चीज घोट घोट के पिलाई जाती है शुरू से लेकर आखिर तक, ताला और चाबी। ये अभी की बात है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। 30 40 50 साल से ये बात घोट घोट के पिलाई जा रही है कि हर ताले की चाबी, हर ताले की मास्टर चाबी राजनीति है। और जब राजनीति नहीं थी तो ना ताला था ना चाबी थी, इसलिए बहुत सारे ताले बन गए पर चाबियों का पता नहीं कौन सी चाबी है कौन सी चाबी नहीं है, और ऐसी कौन सी चाबी है जिससे ये सारे ताले खुल जाएं उसका भी पता नहीं है। मास्टर चाबी क्या नहीं है। एक, क्योंकि समर संघ काम करता है, समर संघ का काम पुराने पैटर्न पे है पर नए तरीके से कर रहा है और संघ पे आधारित है। इसलिए संगठन के जो लोग होते हैं, सभी तरह के संगठनों के, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो गुरुओं के मतों के हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे मोहल्लों के हैं, चाहे वो शिक्षकों के हैं, चाहे लड़कों के दल बल हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, किसी भी तरह के जो समूहों के संगठन चलते हैं, तो एक ऐसा ही राजनीतिक संगठन का व्यक्ति मेरे को फोन करके कहता है कि आप कुछ राजनीतिक पार्टी के लिए पैसा दीजिए, इलेक्शन आ रहा है। मैंने उसे कहा कि भाई आप समर संघ को समझिए, समर संघ क्या कहता है, हमें तो चंदा देने के लिए समर संघ ने मना किया हुआ है। तो वो मुझसे कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ एक दल बना है जिसका नाम इंडिया है और उसमें हमारी पार्टी या जो एक प्रमुख पार्टी है समड़ों में, जिसको दलित कहते हैं, क्योंकि समड़ तो सारे ही हैं, SC ST OBC, पर वो अपने आप को दलित बोलते हैं तो बोले, उनकी जो पार्टी है उनको जगह नहीं मिली और आप इस पे क्या कहते हैं? हमने कहा भाई राजनीति से हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि राजनीति हमारे यहाँ है नहीं, पर हम राजनीतिक समीक्षा के लिए हमारे यहाँ एजेंडा पास है कि हम राजनीतिक समीक्षा कर सकते हैं और समीक्षा में हम ये देख सकते हैं कि लोगों को विजन भी दे सकते हैं कि कहाँ क्या घटता है और कैसे घटता है, और उसको आर पार देखें, उस घटना के पार भी देखें। तो उन्होंने कहा बताइए क्या है। तो मैंने उसको कहा कि शाम को पोर्टल पे जुड़ जाना, आज कंसेप्ट है, हम इस बात कर लेंगे। हो सकता है वो सज्जन जुड़े हों, हो सकता ना जुड़े हों, पर प्रॉमिस मैंने किया था कि बात करेंगे। तो मैं उनको उस समय फोन पे जवाब नहीं दिया, क्योंकि सारे जितने भी हमारे समर संगी हैं वो सुने और समझें और एनालिसिस करें, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं घटनाओं का, राजनीति में जाते नहीं है पर राजनीति का एनालिसिस करते जरूर है, ये हमारा एजेंडा पास है। वो जो समणों की एक पार्टी है उसको अगर इंडिया नामक गठबंधन में जगह नहीं दी है, तो पहले तो ये समझें कि इंडिया नामक जो गठबंधन है उसमें छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, संघ में आ रही हैं, यानी राजनीतिक पार्टियों को भी राजनीतिक संघ की आवश्यकता हो गई। और जिनके अगेंस्ट में वो तैयारी कर रहे हैं, वो जो राजनीतिक पार्टी है वो भी अकेली नहीं है, उसको भी संघों की आवश्यकता है, राजनीतिक संघों की आवश्यकता है, और राजनीतिक संघ से ही वो सत्ता में आते हैं। तो ये बात तय हो गई
कि राजनीतिक पार्टी अकेली अपने आप में कोई वजूद नहीं रखती, राजनीतिक पार्टियों का संघ वजूद रखता है, यानी संघ बड़ा है, राजनीतिक पार्टी छोटी है। फिर दूसरी बात कि वो जो सज्जन जिस पार्टी के जानकार थे या पदाधिकारी थे या भक्त थे या जिन्होंने मुझसे कुछ कहा कि डोनेशन दीजिए, मैंने उनको मना कर दिया। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस राजनीतिक पार्टी की आप बात कर रहे हैं, क्या उस राजनीतिक पार्टी ने कभी अपने जैसी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों से बात की? क्या उनका कभी संघ बनाया? क्या उनका कभी हालचाल पूछा? क्या बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते उन राजनीतिक पार्टियों के लोगों को एक साथ संघ में आने के लिए कहा? कोई प्रेरणा दी? कभी उनको ये कहा कि देखो, पूरी दुनिया में या भारत के अंदर जो गठबंधन का संघ का दौर चल रहा है राजनीतिक पार्टियों में, तो हमें इकट्ठे होना चाहिए, आओ बैठ के बात करें। कभी ऐसा वाकया हुआ हो तो मुझे बताइए। बल्कि मैंने तो देखा हुआ है कि जो बुद्ध के राजनीतिक नियम थे, बुद्ध ने 7 अपरिहार्य नियम बताए, वो राजनीतिक नियम थे। राजनीतिक नियम क्या थे? क्योंकि जो वत्साकार था, जो वत्साकार मंत्री आया था राजा की तरफ से, वो जीतना चाहता था, और जीतने के लिए उसने, क्योंकि जिस राज्य पे वो हमला करता था उस राज्य पे बार बार हार जाता था। उस राज्य का नाम था वज्जी। तो वज्जियों को नहीं जीत पा रहा था, इसलिए वो अपने मंत्री वत्साकार को भेजता है, अजातशत्रु उस राजा का नाम था, कि जाके बुद्ध से पूछो कि मैं क्यों हारता हूं। तो उसने राजनीतिक सलाह के लिए अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा ताकि वो युद्ध जीत सके। पर बुद्ध युद्ध की बात नहीं करते थे, पर उन्होंने सवाल पूछा, जवाब दिया। तो जो राजनीतिक उन्होंने सलाह दी और जो राजनीतिक ट्रिक्स बताई, जो युक्तियां बताई एक राजा को जीतने के लिए, और एक राजा कैसे जीतता है, उसमें ये बात थी कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। आप जो सन्निपात बहुल है, यानी कि साथ साथ बैठने का, सभी लोगों का आपस में मंत्रणा करने का काम करें। आप अपने चैत्यों का पूरी तरह तरह से मान सम्मान करें। आप अपनी महिलाओं का मान सम्मान करें। आप अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें। ये बातें जो उन्होंने बताई थी, ये राजनीतिक सलाह थी। इस राजनीतिक सलाह के अंदर सबसे अहम बात थी कि आपने अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, पुराने लोगों का, और आपने साथ साथ बैठ के निर्णय लेना है। तो क्या हमारे समणों की राजनीतिक पार्टी साथ साथ बैठती हैं? क्या हमारे समणों की राजनीतिक पार्टी अपने उन सीनियर कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने अपना तन मन धन लगाकर राजनीतिक पार्टी बनाई या जो संगठन बनाया, क्या वो उसमें मान सम्मान पाते हैं, या मौका पाते ही उनको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं? या कोई सलाह मंत्रणा आज तक हुई? क्या समणों की राजनीतिक पार्टी कभी समणों से पूछती हैं? फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, क्या जिस राजनीतिक पार्टी के आप जैसे भी हो, क्या उसका स्ट्रक्चर ओपन है? वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि हमारे समणों की राजनीतिक किसी भी पार्टी का स्ट्रक्चर ओपन नहीं है, संवैधानिक नहीं है, सांघिक नहीं है। वो व्यक्तिवाद पर आधारित है, और व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टियां छोटी पड़ जाती हैं और व्यक्ति बड़े हो जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता। समणों की राजनीतिक पार्टियों का कोई संघ नहीं है जिसकी बात वो माने, और जिन राजनीतिक पार्टियों से वो हारते हैं वो अपने संघ के अधीन होती हैं। संघ के अधीन मतलब अपने लोगों के अधीन, वो अपने लोगों की विचारधारा, उनकी जजमेंट, उनकी बात, उनका निर्णय, वो अपने महापुरुषों के अधीन होती हैं, इसलिए वो इकट्ठी रहती हैं। पर यहाँ सारे के सारे ताले चाबी अलग अलग बिखरे हुए हैं, हजारों ताले हैं और हजारों चाबियां हैं, और वो आपस में बैठते नहीं, कभी मिलते नहीं, जुड़ते नहीं। इसलिए उनकी बात में कोई वजन नहीं होता, इसलिए उनको कोई गठबंधन पूछता भी नहीं और कोई पूछेगा भी नहीं। और लोग हंसेंगे, लोग इसलिए हंसेंगे कि अरे भाई समझो, तुम्हारी राजनीति कितनी पार्टियां हैं, जब तुम एक साथ नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो, तुम हमारे किस काम के हो?
और हम तुमको किस किस को पूछें, किसको ना पूछें, यही नहीं पता कि तुम्हारी ताकत है या नहीं है। क्योंकि हम कोई राजनीतिक पार्टी स्पेशल किसी कास्ट का या किसी दलित का या किसी ओबीसी का बात नहीं करते। हमारे संविधान में हमारा जो सिस्टम चलता है उसमें सिर्फ समण शब्द चलता है। इसलिए इंडिया जैसे गठबंधन में श्रमण लोग भी पार्टी वाले हैं, और जो दूसरा गठबंधन है उसमें भी श्रमण लोग पार्टी वाले हैं। इसलिए घालमेल है। घालमेल इसलिए है क्योंकि समणों का कहीं अलग से कोई वजूद नहीं है। समणों का वजूद दूसरों के नाम से चल रहा है। इसलिए सफलता की कोई गारंटी नहीं है, पर असफलता की गारंटी है कि असफल जरूर होंगे। क्योंकि जो लोग साथ साथ नहीं बैठते, जो साथ साथ नहीं रहते, जिनके ऊपर उनके संघ का सरप्रस्त साया नहीं होता, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं के कहने पे विचार विमर्श पे नहीं चलते, जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को लात मार के निकाल देते हैं, जो समणों की बजाय बमणों से हाथ मिलाते हैं, उनकी असफलता की 100% गारंटी है कि वो 100% असफल होंगे ही। और अगर वो जीतेंगे तो भी असफल होंगे, हारेंगे तो हारेंगे ही। इसमें कोई शक नहीं है, ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए उनको चर्चा में अगर वो आए हैं तो इस बात को जान लें कि हम यहाँ समीक्षा करते हैं, और समीक्षा बिल्कुल क्लियर करते हैं। हमारी सुरक्षा में समीक्षा में कोई राग या द्वेष लिपटा हुआ नहीं होता। स्थिति को हम देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ पहली बार आते हैं या दूसरी बार आते हैं, या जो व्यक्ति पूरी जिंदगी ताले चाबी में उलझे रहते हैं, और जिन्होंने संघ को अभी नहीं समझा है, समण ग्रंथ नहीं पढ़ा है, समणों के पुराने इतिहास को नहीं जानते हैं, या सांघिक प्रक्रिया को, संघ की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, या दूसरे व्यक्ति के संघ को संग संग करते रहते हैं पर अपने संघ के बारे में जिक्र नहीं करते, या उनको पता नहीं है, या उनको जानकारी नहीं है कि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने कहा है कि संघं शरणं गच्छामि, और अंबेडकर जैसे व्यक्ति ने भारत गणराज्य संघ देके संघं शरणं गच्छामि के फार्मूले पर भारत गणराज्य संघ का संविधान दिया, जो व्यक्ति आधारित नहीं है, जो संघ आधारित है। तो समझते नहीं है, जानते नहीं है। उनको लगता है कि बस ताला चाबी लगे। ताला चाबी से हमारी बात नहीं बनने वाली। क्यों नहीं बनने वाली है? क्योंकि किसी भी राजनीतिक ताकत को हासिल करने के लिए एक परमानेंट संख्या चाहिए आपको, परमानेंट, और आपकी अपनी। आप अगर ध्यान दोगे कि भारत में राजनीतिक पार्टियां अपनी परमानेंट एक शक्ति है, जो परमानेंट नंबर है वो रखते हैं, चाहे भले ही वो 30% है, पर उनका परमानेंट होता है। वो टस से मस नहीं होता। बाकी को इन्फ्लुएंस करके अपनी बातों से, बातों में उलझा के, या कोई उनको लालच देके, या कोई घोषणा पत्र जारी करके, या उनको भविष्य के सपने दिखा के, जैसे भी है, बाकी 10-15% को वो अपनी तरफ कर लेते हैं और उनको संख्या बल मिल जाता है। इसलिए अगर समणों की राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बिखरी रहेंगी तो जिंदगी में नहीं जीतेंगी, और संगठन समणों की राजनीतिक पार्टियां अगर इकट्ठी होकर एक ही रहेंगी, एक ही पार्टी बनाएंगी, तो कभी हारेंगी नहीं। ये छोटा सा और बिल्कुल क्लियर फार्मूला है। इसलिए जब भी आप देखो कि वो बिखरी हुई हैं, वो हारेंगी, हारेंगी। दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं बचा सकती। इसलिए समर संघ राजनीतिक पार्टियों को ये कहता है कि आपसे बात करेंगे जब इकट्ठे होके आओगे तब। आप इकट्ठे होके आओ, और इकट्ठे होके आके बताओ कि आप इकट्ठे हो, फिर समर संघ आपसे बात कर सकता है, फिर आपकी सुन सकता है। पर आप बिखरे हुए लोग हो, इसलिए समर संघ भी नहीं सुन सकता, और बाकी तो कोई सुने भी क्यों। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भारत में राजनीतिक पार्टियों के संघ बन रहे हैं, और उस संघ में किसी पार्टी को छोड़ दिया, किसी को नहीं पूछा है, तो पार्टी पार्टी के लोग और उसके समर्थन वाले और सपोर्ट वाले लोग ये देखें, क्या वो किसी संघ के अधीन हैं? क्या उनकी छोटी मोटी पार्टियां सब एक साथ हैं? क्या उन्होंने सबको इकट्ठा करने का काम किया? क्या कभी उन्होंने सन्निपात बाहुल किया? क्या कभी वो एक दूसरे से दुख दर्द पूछने के लिए सब आए? उनके होते हुए लोग अलग अलग पार्टियां बना के क्यों रहे? इस दोष को देखें, इस बात को देखें, तो समझ में आ सकता है कि स्थिति क्या है, पिक्चर क्या है। ये समीक्षा है। हम राजनीतिक समीक्षा करते हैं, पर हम राजनीति में जाते नहीं। हम राजनीति में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि संघों का आइडियोलॉजी राजनीति से बहुत बड़ी होती है। संघ परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। संघ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी विंग होती हैं, बहुत सारी उसकी बाजू होती हैं।
राजनीति भी उनमें से एक हो सकती है, क्योंकि राजनीति स्टार्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है भारत में। उनमें से एक हो सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, साधु हैं, संत हैं, उसके अंदर जो लोगों की मान्यताएं वो हैं, लोगों के व्यापार हैं, बिजनेस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हारी है, बीमारी है, फैक्ट्री है, नौकरी है, चाकरी है, ये सारी चीजें भी उसमें आती है। और सबसे बड़ा आता है कल्चर, जिसको संस्कृति बोलते हैं, जिसको संस्कृति बोलते हैं। क्योंकि समर संघ कल्चर बेस्ड, संस्कृति बेस्ड काम करते हैं, और वो बड़ा मजबूत काम होता है। वो इतना मजबूत काम होता है कि उनके परिणाम कभी फेल नहीं होते। इसलिए समणों में संघ की जो पहले परंपरा थी, वो समणों की पुरानी परंपरा को लेकर समर संघ काम करता है। नए लोग आके सोचते हैं कि यहाँ लोग इकट्ठे हैं, तो इनको सीधे सीधे राजनीति में जम कर जाना चाहिए, राजनीतिक सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारे जो नए लोग आते हैं वो सीधे पूछते हैं कि आपका राजनीतिक ऑब्जेक्ट क्या है, आप राजनीति में किसको सपोर्ट करते हैं। हम राजनीति में जो लोग इकट्ठे होकर समर सारे आएंगे, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। संघ जो फैसला करेगा उस समय माना जाएगा, पर जब तक इकट्ठे होकर नहीं आएंगे तब तक कोई बात नहीं हो सकती, कोई फायदा भी नहीं उसका, कोई फायदा नहीं। क्योंकि समणों के अगर 10 टुकड़े हैं और 10 के 10 कहें कि समर संघ बताइए हम अच्छे हैं, हमारे बारे में क्या है, तो समर संघ एक के साथ जाकर 9 को दुश्मन नहीं बना सकता। क्योंकि 9 भी समण है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। 10 की 10 पार्टी के जो समण लोग हैं वो हमारे ही हैं, पर मूर्खता कर रहे हैं। मूर्खता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। और उससे ज्यादा मूर्खता यह है कि बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 10 की 10 अगर समणों की पार्टी और आपस में लड़ रही है तो उनके सपोर्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो ये मूर्खता है। इस मूर्खता में समर संघ शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि समर संघ के लोग मूर्ख नहीं हैं। उनको समझ है कि अगर समण समण आपस में लड़ेगा तो कोई सा भी मरेगा समण ही। इसलिए आपस में लड़ना बंद करना चाहिए और सबको इकट्ठे होके आना चाहिए। और अगर सारी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको समर संघ के आशीर्वाद की जरूरत भी नहीं है, उनसे बात करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनका इकट्ठे होकर काम वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि संघ ये कहता है कि जहां सारे इकट्ठे होते हैं उनकी जीत बिल्कुल निश्चित है। दुनिया में कोई इकट्ठे हुए लोगों को आज तक हरा नहीं पाया है, और इकट्ठे हुए लोगों को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो खुद आशीर्वाद देते हैं, वो तो खुद इतने पावरफुल होते हैं। तो समर संघ यहाँ पिछले 2.5 साल से लगातार लगातार काम कर रहा है, और काम हमारा एक ही है, जुड़ने का और जोड़ने का। पर इस जुड़ने और जोड़ने के काम में जो सबसे ज्यादा परेशानी हमें आ रही है, लगता होगा किसी को कि ब्राह्मण से आती है या ब्राह्मण से आती है, या जो वामसिफ सिखाती है दुश्मन दुश्मन उससे आती है। पर यहाँ जो एनालिसिस किया और यहाँ जो जानकारी हासिल की और यहाँ जो तर्क वितर्क किया, उससे ये साफ हो गया कि हमको इकट्ठा होने से और हमारी तरक्की में बाधा से अगर कोई हमको रोक रहा है तो वमन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है बाहर, कहीं कोई ब्राह्मण नहीं है, कहीं कोई दूसरे लोग नहीं है, हम खुद हैं। अगर कहीं आज संविधान खतरे में है या संविधान मारा जा रहा है या संविधान के अधिकार जा रहे हैं, तो उसके दोषी जितने समर संगठन हैं, जितने समर लोग हैं, वो हैं। उसका दोषी ना संविधान है और ना ही संविधान में जो दूसरे लोग काम करते हैं उसके बिहाफ पे वो हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है कि जो संख्या बल लेके आएगा, जो संख्या बल जिसके पास होगा, वो संविधान में चेंज करेगा ही करेगा। ऐसा का ऐसा संविधान जैसा चल रहा है, जैसे नियम बने हुए हैं, अगर उसे वैसा ही चलाना होता तो सत्ता में आने की आवश्यकता क्या थी। कोई पार्टी या कोई लोग अगर सत्ता में आते हैं और उनके पास नंबर होता है, तो वो अपने इच्छानुसार, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार, अपने एजेंडे के अनुसार काम करने के लिए आते हैं और अपने लोगों के लिए काम करने के लिए आते हैं। इसलिए वो संविधान में अगर बदलाव नहीं करेंगे तो उनके मन मुताबिक काम कैसे होगा। इसलिए संविधान तो बदलता ही बदलता है, उसके आर्टिकल बदलते हैं, उसके नियम बदलते हैं, उसके लॉज बदलते हैं, कई बार उसका बेसिक स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो इसलिए जो लोग इस समय हैं और वो संविधान में जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। पर हमारे जितने लोग हैं, उन्होंने आजकल एक नया काम शुरू किया है कि संविधान बदलने नहीं देंगे, संविधान का हम ऐसा कर देंगे, जो बदलेगा हाथ तोड़ देंगे, हम उसको सड़कों पर देख लेंगे, किसी से कुछ नहीं होने वाला है। ये ध्यान रखना आप, ये सब नेता जुमलेबाज हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। ये जो समणों के नेता हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। संविधान के पन्ने फटे, पार्लियामेंट पे आग लगाई गई, किसी से कुछ नहीं हुआ। संविधान के नियमों के स्ट्रक्चर के विरुद्ध में नियम पास हुए, किसी से कुछ नहीं हुआ।
संविधान की जो धाराएं वो पूरी तरह से लागू नहीं होती, कहीं कुछ नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि संविधान के अनुसार चलने के लिए भी जनसंख्या बल चाहिए। अगर जनसंख्या बल है तो आप बात को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से कह सकते हैं, बेशक आप पार्लियामेंट में हैं या नहीं है। ये बात 2 बार सिद्ध हो चुकी है। एक बार ये सिद्ध हुई है जब किसानों का यहाँ पर उनके 3 नियम उनके खिलाफ थे, और उसके बाद में जब उनको ये कहा गया कि आपको ये 3 नियम मानने पड़ेंगे, किसानों से मानने से मना कर दिया। और जब तक 32 संगठनों में किसान अलग अलग थे, तब तक उनको समस्या ही समस्या थी। पर जब वो 32 के 32 इकट्ठे होकर संघ बना लिए, उसके बाद से फिर सरकार को उनकी बात माननी पड़ी, यानी संविधान को उनकी बात माननी पड़ी। वैसा ही 2 अप्रैल 18 को हुआ था, जब सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना एक आर्टिकल बचा लिया। इसका मतलब यह है कि इकट्ठा होना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां पहले सरकारें बना के देख चुकी हैं और उनके बनाए हुए नियम दूसरी सरकारों ने बदल दिए हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी आती है, वो अपने हिसाब से बदलाव करती है, संविधान में बदलाव करती है, नियम में बदलाव करती है। दूसरी राजनीतिक पार्टी आती है, वो अपने हिसाब से संविधान में बदलाव करती है, कुछ भी कर सकती है जो उसको करना होता है। इसलिए राजनीतिक समाधान परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान है लोगों का परमानेंट इकट्ठे होना और इकट्ठे होके रहना, संघ के रूप में रहना। एक निश्चित संख्या बल अगर एक साथ रहता है, तो वो चाहे सत्ता में हो या ना हो, पर उसका अनर्थ नहीं हो सकता, उसका कहीं पे हानि नहीं हो सकती, उसका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि परमानेंट संख्या बल हमेशा साथ रहता है। और परमानेंट संख्या बल तब साथ रह सकता है जब ऐसा सिस्टम हो जिसमें राजनीति ना हो, जिसके अंदर पैसे का लेन देन ना हो, जिसके अंदर पद पोस्ट ना हो, जिसके अंदर मंच माला ना हो, जिसके अंदर कोई छोटा बड़ा ना हो, जिसके अंदर कोई ऐसा भाव ना हो कि कोई उसका मालिक बन गया है, उसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम ना हो कि वो सिस्टम बाद में धड़ों में बदल जाए या टुकड़ों में बदल जाए या वंशवाद में बदल जाए या परिवारवाद में बदल जाए। अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है तो वो बहुत दिनों तक चलेगा। अनंत काल की तो गारंटी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने जो भिक्षु संघ बनाया वो भी अनंत काल तक नहीं रहा। खुद बुद्ध ने ही बताया था कि ये 1000-1500 साल बाद वीक पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, तो वो भी खत्म हो गया। और जितने भी सिस्टम बनते दुनिया में वो कमजोर पड़ते हैं, टूटते हैं। पर इस बात की गारंटी है कि बहुत लंबा चलता है, और अगर उसके नियमों पे स्टिक रहें और उसके नियमों पे चिपके रहें तो अनंत काल तक भी चल सकता है, अगर नियमों को मानेंगे तो। और साथ ही साथ उसके अंदर जो गंदगी आई है, यानी मैली आई है, जो लोग गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं या गंदे नियम लेके आते हैं, अगर उनको निकालते जाएं, फिल्टर करते जाएं, तो भी बहुत लंबा चलता है। ऐसा सिस्टम हमारे पास पहले था। वो सिस्टम था बुद्ध से पहले का, जब हम लोग ना हम किसी राजा के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे, ना हम चंदा लिया करते थे, ना हमारे पास कोई पद पोस्ट होता था, ना हमारे पास कोई छोटा बड़ा कोई व्यवहार होता था, ना कोई भेद होता था, ना कहीं कोई कास्ट सिस्टम होता था, ना ही कोई कहीं ऐसा कोई जो ऊंच नीच का या अमीर गरीब का भेद होता था। सारे लोग बराबर होते थे, सब लोग साथ बैठते थे, और सब लोग वेलफेयर के लिए काम किया करते थे, और सारे काम किया करते थे। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का सिर्फ एक नाम था पुरानी भाषा में, संघ। और वो जो संघ की व्यवस्था है वो भारत की ओरिजिनल व्यवस्था है, जो हमारी व्यवस्था है। उस संघ की व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी की सत्ता स्थापित होती नहीं। संघ का मालिक संघ होता है, संघ को बनाने वाला संघ होता है। संघ में सारे नियम जो होते हैं वो संघ पास करता है और अपने ऊपर खुद लागू करता है, अपने वेलफेयर के लिए, और उसको बहुत अच्छी तरह से पालन भी करता है। ये व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जिसको सांघिक व्यवस्था बोलते हैं। और इस व्यवस्था को जिसने अपनाया है, सांघिक व्यवस्था को, उस व्यक्ति उन लोगों ने हमेशा से जीत हासिल की और परमानेंट की है। आज के समय आप भारत में देखोगे कि जिनकी सत्ता है, उनकी सत्ता इसलिए है क्योंकि उनकी ये व्यवस्था है, उनका ये संघ है। वहां व्यक्ति आते जा जाते रहते हैं, पर संघ वहीं अटल रहता है, इसलिए उनकी सत्ता बरकरार रहती है। ये सिस्टम हमारा था। ये सिस्टम अशोक के समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, उसके बाद तक चला। इसलिए हमारी सत्ताएं रहीं और हम सुखी रहे। कोई प्रताड़ना की घटना नहीं है, कभी हम भूखे नहीं मरे, कभी हम बेकार नहीं थे, हमेशा हमें इज्जत और शान रही है। और सबसे ज्यादा इज्जत और शान वाले लोग हम ही रहे हैं। पुराने शब्दों में बड़ा मान सम्मान है, वो सब पाली में मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं।
तो ये व्यवस्था जो संघ की व्यवस्था है, इसको हमारे लोग भूल गए। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं भूले। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरे देश की व्यवस्था सांघिक व्यवस्था दी है, और उन्होंने सिस्टम सांघिक बनाने की पूरी कोशिश की। वो राष्ट्रीय सिस्टम तो पूरा संघ में बना गए, पर अपना सिस्टम जब तक वो संघ में बनाते तब तक वो चले गए। उनके पास में शरीर उनका खराब हो गया था, वो बीमार हो गए, तो इसलिए चले गए। ये संघ की व्यवस्था अगर हमारी पहले लागू हो जाती तो आज हम बहुत मजबूत होते, पर नहीं हुई। जो व्यवस्था लागू हुई, जो हमारे लोगों ने लागू की, वो संगठन नाम की। संगठन नाम वाली जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारी नहीं है, वो प्रोसेस हमारा नहीं है। संगठन का मतलब होता है संग संग रह के जिनमें टन टन की आवाज आती है। संगठन, संगठन यानी कि टन की आवाज आने वाली। दो बर्तन साथ साथ रहते हैं, संग संग रहते हैं, टन की आवाज आती है, तो उसको संगठन बोलते हैं। संगठन शब्द पाली का ही शब्द है। तो वो जो साथ साथ रह के झगड़े वाली जो व्यवस्था आवाज वाली है, वो बाहर से आए हुए लोगों की है, पूरी दुनिया में चलती है भारत को छोड़ के। पर भारत में सांघिक व्यवस्था चलती थी। वो संगठन वाली व्यवस्था हमने पकड़ ली, और हमारी संघ वाली व्यवस्था उन लोगों ने पकड़ ली जो संगठन चलाया करते थे। तो हम आपस में इकट्ठे तो होने लगे, ये तो समझ थी कि हमको इकट्ठा होना है, पर हम इकट्ठे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में होने लगे। छोटे छोटे घेरे बना लिए, और वो घेरे इतने मजबूत बना लिए कि हमने अपने काम के आधार पर अपने घेरे बना लिए, अपने मोहल्ले के आधार पर घेरे बना लिए, हमने भाषा के आधार पर अपने घेरे बना लिए। वो जो सर्कल बनाए हमने, वो जो दायरे बनाए, वो जो घेरे हमने बनाए, वो हमारे लिए कोड का काम करते हैं वो। क्योंकि हम अपना पुराना संघ भूल गए, और हमको लगता है कि हम इकट्ठे हैं। एक काम करने वाला व्यक्ति जिसका बाद में वही काम उसकी जात में बदलता है, क्योंकि पुराना शब्द है, जात माने होता है उत्पन्न करना, जाति माने होता है उत्पन्न करना। जो उत्पन्न करता है उसी में उसका नाम जाति से पड़ जाता है। भारत में जितने भी मूल निवासी लोग हैं उनकी जात मिलेगी आपको, क्योंकि वो कोई ना कोई उत्पन्न करते थे, कोई ना कोई चीज उत्पन्न करते थे, तो उत्पन्नता से ही उनका नाम पड़ गया। तो उत्पन्न जो करने वाले लोग हैं उसी को जात बोलते हैं, जात बराबर उत्पन्न। तो भारत में जितने मूल निवासी लोग हैं, जो भारत के ओरिजिनल हैबिटेंट हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो कोई ना कोई काम जरूर करते थे। इसलिए उन सबकी उत्पन्नता है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जिसको जात या जाति बोलते हैं, वो मिलेगी आपको। और जिसकी जो उत्पन्न नहीं करता था, उसकी कोई जाति नहीं मिलेगी, वो मूल निवासी नहीं है। आप पहचान सकते हैं किसी भी व्यक्ति को सामने पूछ के कि बताओ तुम्हारी जात क्या है। अगर वो अपनी जाति बता देता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी भी मजहब में है, चाहे किसी भी रिलीजन में है, चाहे उसका रिलीजन है या नहीं है, अगर उसकी कोई जाति भारत के सिस्टम में है, तो वो मूल निवासी है। क्योंकि इसका मतलब वो पहले कुछ ना कुछ उत्पन्न करता होगा, और जो उत्पन्न और जो पैदा करता होगा वही नाम उसका पड़ा हुआ है। और जो उत्पन्न नहीं करता है वो बाहर का है, तो उसकी जाति आपको नहीं मिलेगी। ये सरल सी पहचान है। तो हम जो अलग अलग छोटे छोटे दायरों में टूटने लगे, और हम छोटे छोटे घेरों में बनने लगे, तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि हम इकट्ठे हैं। एक जाति का व्यक्ति है वो इकट्ठा है, एक गोत्र का व्यक्ति अलग अलग है तो वो इकट्ठा है, कोई काम करने वाले अलग से हैं तो वो इकट्ठे हैं, कहीं पहाड़ियों के नाम पे इकट्ठे हैं, कहीं जंगल के नाम पे इकट्ठे हैं। पर हम ये भूल गए कि हम सामूहिक रूप से सम्राट अशोक के समय महाभारत के रूप में इकट्ठे थे, और हम समण थे। वो समण शब्द और समण संघ हम भूल गए। ये समण संघ और समण शब्द किसी को याद नहीं। आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं कि समण शब्द कब सुना आपने, कब देखा आपने, क्या जानते हो समण के बारे में, कौन सा है। तो समण के बारे में नहीं जानता। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आप वमड़ के बारे में पूछोगे तो वो पूरी हिस्ट्री बता देगा। वमड़ को वमड़ कहते हैं, भम्मड़ कहते हैं, बामण कहते हैं, बामण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, द्विज कहते हैं। पूरी हिस्ट्री बता देगा वमड़ की। पर समण का नहीं बता पाएगा, जबकि समण वो खुद है। अपनी हिस्ट्री भूल गया और दूसरे की याद करके घूम रहा है। ये हमारे पतन का कारण है। जब वमन की हिस्ट्री याद है, तो वमन के विरोध में जो विपक्ष में जो दूसरी तरफ लोग खड़े हुए हैं वो कौन है, तो उनको समण नहीं आई याद रहता, किसी को याद नहीं, क्योंकि पाली भाषा चली गई, और इसको शब्द को संस्कृत करके समण से श्रमण कर दिया। यानी से में ड़े में श्रेय में ड़े कर दिया, से का श्रेय कर दिया। बस इतना अंतर किया कि से का श्रेय कर दिया, और से का श्रेय करने से हमारा बेड़ा गर्क हो गया, समण का श्रमण हो गया, और उन्होंने अर्थ भी हमको गलत करके बताना शुरू किया।
कि श्रम माने होता है काम करना, लेबर करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, इसको श्रम बोलते हैं। यहां से हमारी काम खराब हो गई, क्योंकि सम अगर बोलता कि सम माने क्या होते हैं, तो सम माने हम कहते समता, सम माने समानता, सम माने समरसता, सम माने संविधान, सम माने समण, सम माने सामनेर, सम माने सामा, सम माने समा, ये सारे हम बताते सम से कितने शब्द हैं। तो फिर वो समानांतर है। तो सम जहां भी लग जाता है वह इक्वल शब्द के लिए आता है। तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग इक्वल लोग हैं, समानता वाले लोग हैं। हम मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते थे, सारे काम ही हम करते थे, क्योंकि सारे भारत में जिन लोगों की उत्पत्ति करने वाली है वो सब हम ही लोग हैं, जिनको आज कास्ट के नाम से जाना जाता है। और जो मेहनत नहीं करता उसकी कास्ट नहीं होती। वमनों की कोई कास्ट नहीं होती। वमन कोई काम नहीं करता था सिवाय मांगने के। और हम मांगने का काम कभी करते नहीं थे। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर है। इसलिए हमारे जो लोग हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर आए और जब संत आए, तो संतों के बाड़े बना लिए उन्होंने। ये कबीर साहब संत हैं तो हम कबीर पंथी हो गए, तो वो कबीर पंथी वाले बाड़े में ही, दायरे में ही बड़े खुश हैं, और वो कहते हैं हम संगठित हैं। अरे भाई, कितने से लोग हो तुम कबीर पंथी, और कितने से खुश हो, तुम क्या कर लोगे? 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, 140 करोड़ में तुम कितनी संख्या में, और तुम्हें कौन सा बहुमत मिल जाएगा, और तुम कौन सा नंबर सिस्टम गेन कर लोगे, और कौन से तुम अपने संवैधानिक अधिकार ले लोगे? इसको पूछो तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ, बात ठीक है। ऐसे जो रविदासी लोग हैं वो थोड़े से हैं। ऐसे जो गुरु घासीदास वाले लोग हैं वो थोड़े से हैं। ऐसे जो सिख लोग हैं वो थोड़े से हैं। ऐसे जो नामदेव वाले लोग हैं वो थोड़े से हैं। ऐसे जो गाडगे वाले लोग हैं वो थोड़े से। ऐसे जो बुद्धिस्ट वाले लोग हैं वो थोड़े से। ऐसे जो अम्बेडकर वाले लोग हैं वो थोड़े से। ऐसे जो पेरियर वाले लोग हैं वो थोड़े से। ऐसे जो फूले वाले लोग हैं वो थोड़े से। तो ये थोड़े 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 लोग हैं जो अपने अपने संतों के और मतों के अनुयायी हैं। चाहे वो लिंगायत हैं, और भी बहुत तरह के हैं। हजारों मत चलते हैं, हजारों संत हैं, दुर्बलनाथ हैं, और भी बहुत सारे संत हैं। उधर वो रामदेव बाबा है राजस्थान में। उधर वो गुरु हरचंद ठाकुर हैं, और जो दूसरे गुरु जी हैं। तो कितने सारे गुरुओं, संत और मंत है, उसी में हमारे लोग बट गए, उन्हीं के डेरे, उन्हीं के आश्रम, उन्हीं के सब कुछ बना के, और उन्हीं उन्हीं की जय जयकार। उनके संत को अगर आपने छेड़ा, उनके संत को अगर आपने कुछ भी कहा, तो वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो आपको उनके संत को नमस्कार करना पड़ेगा, और उन लोगों का साथ चाहिए। तो जो समझदार लोग हैं, जो दूसरे संघ वाले लोग हैं, वो उनके संत मतों को, यानी हमारे ही समण हैं, हमारे संत हैं, सारे समण संत हैं, तो हमारे संत समणों को वो माने या ना माने, पर उनको नमस्कार जरूर करते हैं। और लोगों को ऐसा परसेप्शन देते हैं कि हम आपके संत के सामने नमस्कार कर रहे हैं, झुक गए। तो लोग प्रसन्न होते हैं और अपना मत उनको दे देते हैं। पर हमारे ही जो समण लोग हैं, वो एक दूसरे के संत मत के यहाँ जाते ही नहीं। उनके उनके आश्रम में, उनके डेरे में, उनके बुद्ध विहार में, उनके अम्बेडकर भवन में, उनके वाल्मीकि भवन में, उनके कबीर भवन में, उनके रविदास भवन में जाते ही नहीं। सब अपने अपने घेरे में, बल्कि एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। अरे वहां तो ऐसा है, अरे वहां तो ऐसा है। एक दूसरे के संतों की बुराइयां करते हैं। और ये संत बर्दाश्त भी करते रहते हैं, जो वहां बैठे रहते हैं। वो कभी नहीं कहते कि अरे भाई, संतों ने आपस में कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करी, तुम कौन होते हो बुराई करने वाले? तो हम कितने सारे घेरों में बटे हुए हैं, संतों के घेरों में बटे हुए। फिर बाबा साहब अम्बेडकर आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इकट्ठा करने की कोशिश की। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे संतों को बराबर इकट्ठा करके संविधान में सबको मान्यता दी। उन्होंने कहा सारे संत संविधान की दृष्टि में बराबर हैं, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, और भारत में सारे संत स्वतंत्र है। जो व्यक्ति जिस संत की मान्यता मानना चाहता है माने। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संतों की मान्यता के लिए संविधान में एक बिल्कुल आजाद व्यवस्था दी है, तो बहुत सारे लोग हमारे जबरदस्ती कहते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया है, तो आपको सिर्फ बुद्ध धर्म की बात करनी चाहिए। अरे, बुद्ध मत समण मत है, वो अच्छा मत है। पर रविदास मत खराब नहीं है, पर कबीर मत खराब नहीं। बाबा साहब कबीर पंथी भी थे, कबीर मत खराब नहीं। बाबा साहब ने कब किसी संतों की ये कहा कि बाकी संतों को छोड़ दो? और उन्होंने प्रबुद्ध भारत के लिए कहा था। पर हमारे जो लोग हैं वो कहते नहीं, उन्होंने अगर बुद्ध के लिए कहा है तो बुद्ध ही माना है। अच्छा है, बाबा साहब की बात मानिए, जिसको बुद्ध मत में जाना जाइए, पर आप दूसरे मत को चैलेंज मत करिए। आप दूसरे मत को खराब नहीं कह सकते, क्योंकि आपके डॉक्टर अंबेडकर ने भी कभी, बाबा साहब ने भी कभी किसी मत को खराब नहीं कहा। वो भी श्रमणों के मत हैं, ये भी श्रमणों के मत हैं। अगर आप दूसरे मत को सलाम नहीं करेंगे या उसके यहाँ नहीं आएंगे जाएंगे, तो आप इकट्ठे नहीं हो सकते। और आप इकट्ठे नहीं हो सकते तो आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकता। आप लड़ते रहो, मरते रहो, ऐसे ही खत्म हो जाओगे।
और जो आपके यहाँ आके आपके संतों को नमस्कार करते हैं, आप उनको अपना मत दे आते हो, जबकि वो कभी उन संतों को मानते भी नहीं और वो समण भी नहीं है। तो उनसे ही सीख लो भाई। तो संतों के घेरों से बाहर निकलना लाजमी है। इसलिए समर संघ ये कहता है कि आप अपने संत को मानिए, अपने गुरु को मानिए, खूब जयकारा लगाइए, खूब फोटो लगाइए, खूब उनकी बात मानिए। पर दूसरे संत भी समण हैं। अगर आप उनके यहाँ जाएं तो अच्छा है, अगर आप उनके कार्यक्रम में शामिल हो तो अच्छा है, आपको मानने की बाध्यता नहीं है। पर अपने समण भाइयों को और जो समण संत हैं उनके यहाँ जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। जब दूसरे लोग आ सकते हैं जो मानते नहीं है, तो हमें कौन सी मौत आती है। इसलिए समण संतों का संवैधानिक मामला बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब ने संवैधानिक मामले में सारे संतों को आजाद रखा और खुद भी आजाद थे। तो उन्होंने संविधान के अनुसार ही अपने मत को बुद्ध मत में, पुराने मत में लेके आए। सबसे पुराने मत में लेके आए, अच्छी बात उन्होंने की। पर सारे मत हमारे ही हैं, ये बात में उन्होंने उनको बताई। फिर हमारे जो टुकड़े हुए वो बाद में, जो घेरे हुए, वो घेरे हुए बाबा साहब ने उनको 3 टुकड़ों में बांध दिया, SC ST OBC में कर दिया। तो इतनी अकल आनी चाहिए थी कि अगर 6,743 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 टुकड़ों में इकट्ठा कर दिया है, तो हमको आगे इन 3 टुकड़ों को, 3 पोटलियों को, 3 टोकरियों को, 3 पेटियों को इकट्ठा करके एक पेटा बनाना चाहिए था, एक टोकरा बनाना चाहिए था, एक बड़ा सा पेटा बनाना चाहिए था, संदूक बनाना चाहिए था, ताकि ये सब इकट्ठे हो जाते। तो सबको समण कहना चाहिए था, सबको भारत का वासी कहना चाहिए था। पर हम उन लोगों ने, जैसी बाबा साहब की आंख बंद हुई और वो पोल्ट्री भी खोल दी हमने तीनों, फिर उसमें कास्ट सिस्टम डेवलप करके और हम उसमें लड़ने लगे। कोई अपनी अपनी कास्ट को जयकारा लगाता है, कोई ग्रेट बोलता है, कोई महान बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर अकल से सारे पैदल। किसी को ये समझ में नहीं आता कि एक कास्ट से तुम काउंसलर नहीं बन सकते, संवैधानिक अधिकार की तो बात छोड़ो। एक कास्ट से MLA नहीं बन सकते, संविधान की बात तो छोड़ो। एक कास्ट से आप कभी जिंदगी में MP तो बन ही नहीं सकते। MP क्या, आपकी जमानत जब्त होगी। तो संवैधानिक अधिकार आपको एक कास्ट नहीं दिला सकती, पर सारे समण मिलकर आपको परमानेंट अधिकार आपको दिला सकते हैं। इसलिए समर संघ ये कहता है कि आप इकट्ठे हो जाओ। आपको राजनीति की भी आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लोग खुद आपके पास चल के आएंगे जब आप इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि ताकत ही आप होगे। जिधर आप होगे उधर ही तो सत्ता होगी, पल्ला उधर ही झुकेगा जहां सारे सारे समण लोग झुकेंगे। ये बात इतनी सरल है, जितनी सरल ये है कि कोई छोटा बच्चा पानी मांगता है। पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों के दिमाग में ताले चाबी जड़े हुए हैं, उनके दिमाग बंद हैं, उसमें ताले चाबी लगे हुए हैं, इसलिए उनको लगता है कि ताला कौन सा है, चाबी कौन सा है। और बहुत सारे लोग तो यहाँ आते हैं, जब पहली बार आते हैं तो वो कहते हैं जी आप अपना उद्देश्य बताओ कि आप इकट्ठे होकर करोगे क्या। और पुराने पुराने लोगों को भी समझ में नहीं आता कि इकट्ठे होकर क्या करेंगे। 1000 बार बताया, अरे भाई, लोग जहां से इकट्ठे होते हैं संविधान वहां से चलता है। चाहे MP हो या ना हो, चाहे MLA हो या ना हो, चाहे आपका कोई महाप्रतिनिधि हो या ना हो, जहां लोग इकट्ठे होते हैं संविधान वहां से चलता है। बताओ आपने क्या करना है, संविधान वही करेगा जहां लोग इकट्ठे होंगे। तो उनको यकीन नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो नियम है वो पार्लियामेंट में बनते हैं। अरे भाई, नियम पार्लियामेंट में नहीं बनते, नियम देश में बनते हैं। पहले रुझान देखा जाता है कि जो नियम है ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। जो मैंने आपको उदाहरण बताया था फ्रांस का, कि जब पेट्रोल का पैसा बढ़ा दिया तो सबने अपनी सड़क पे कार छोड़ दी। अगर नियम पार्लियामेंट में बनते होते तो लोग सड़क पर कार छोड़ के क्यों जाते। वो कह रहे रखो अपनी कार और भरते रहो उसमें पेट्रोल, हमें नहीं चाहिए अगर इतना महंगा पेट्रोल है। तो नियम पार्लियामेंट में नहीं बना। अगर नियम पार्लियामेंट में बनता तो फिर वो फेल नहीं होता। तो इसलिए नियम बनते हैं लोगों से, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो लोग चाहे तो उनको चलाएं और लोग चाहे तो उसको ना चलाएं। अगर कोई नियम बन गया और लोगों ने नहीं चलाया तो काय का नियम है। अगर कोई पिताजी ये कहे अपने बेटे से कि मेरी ये बात मान ले और बेटा बात ना माने, तो काय का पिताजी है वो। इसलिए नियम की मान्यता मानने से नियम होता है, नियम बनाने से नियम नहीं होता। कोई आज्ञा दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आज्ञा माने या ना माने उससे फर्क पड़ता है। आज्ञा माने तो आज्ञा है, और आज्ञा ना माने तो कुछ नहीं है, फिर आज्ञा देने वाला कुछ नहीं है। इसलिए इस बात को यहाँ बार बार स्पष्ट करके बताया जाता है, और अच्छी तरह से बताया जाता है कि हमारा पहला और आखिरी काम इकट्ठे होना है। और उसके बाद बताओ करना क्या है। जिसको जो करना है वो कर ले। इकट्ठे हुए लोग जिधर बैठ जाएंगे वही बात उनके घर आ जाएगी, जैसे पहले आती थी, जैसे हमेशा आती है, जैसे दुनिया में जितने संघ है उनके घर पहुंच जाती है, वैसे ही पहुंचेगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इसलिए इकट्ठे होने का काम हमारे लोगों ने नहीं किया, वो भूल गए।
उन्होंने जो इकट्ठे होने का काम किया वो संगठनात्मक रूप में अलग अलग किया। सरकारी कर्मचारियों का संगठन बना दिया, लड़कों ने अपने दल बल बना दिए और हजारों हजारों बनाए, राजनीतिक पार्टियां बना दी, हजारों हजारों बना दी, सामाजिक संगठन लाखों बना दिए, हजारों बना दिए, जो संतों के मतों के संगठन है वो हजारों बना दिए, डेरे आश्रम बाबा हजारों बना दिए, बुद्ध विहार हजारों बना दिए, सब अलग अलग है। अम्बेडकर भवन अलग अलग बना दिए, अलग अलग हैं, कबीर भवन अलग अलग बना दिए, सब अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग जितने भी लोग हैं, इन सबको एक होना है। और इन सबको एक होने का जो तरीका है वो ये है कि आप इनसे कहो कि भाई आपको एक होना है, जब तक आप एक नहीं होगे आप जीतोगे नहीं। तो ये लोग कहेंगे कि बात ठीक है, क्योंकि हम भी यही काम करते हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए, हर संगठन यही काम करता है कि इकट्ठे होने चाहिए। पर साथ ही साथ संगठन ये भी कहता है कि प्रधान मैं ही रहूंगा, नेता मैं रहूंगा, मेरे अंदर इकट्ठे होना चाहिए। यहां इनका झगड़ा है। उस झगड़े को खत्म करने के लिए समर संघ ने कुछ नियम बनाए, 10 गोल्डन नियम जो पुराने हैं। पहला नियम जो उसमें सबसे अच्छा था वो ये था कि केवल समण रहेंगे, यानी समण के अंदर कोई नहीं, समण के अलावा कोई नहीं रहेगा। इससे क्या है कि कोई टुकड़े करने वाला या कोई लड़ने वाला, कोई बढ़ाने वाला कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं। यानी किसी वमन की विचारधारा कभी प्रवेश ही नहीं करेगी, क्यों, जब वमन प्रवेश नहीं करेगा तो विचारधारा भी नहीं आएगी, तो झगड़ा खत्म हो गया। तो ये हमारा संघ है, समणों का संघ है, समणों के लिए हमेशा रहेगा। दूसरा झगड़ा ये खत्म किया कि पैसा हमको तोड़ता है। तो पैसा बाहर से भी आ सकता है, पैसा कहीं से भी आ सकता है, इसलिए खाता ही नहीं रखना, पैसा नहीं रखना, पर काम चलता है, काम चलने के सिस्टम डेवलप है यहाँ। ऐसा नहीं है कि अगर पैसा नहीं लेंगे, चंदा नहीं लेंगे, चंदा नहीं देंगे तो काम रुकेगा। बड़ी बड़ी संगतियां हो रही हैं और संगतियां सारी सफल हो रही हैं। कुछ अपना खाना लेके आते हैं, कुछ अपना खर्चा लेके आते हैं, कुछ अपना खर्चा खुद देते हैं, पर झगड़ा नहीं होता। क्योंकि पैसा ही नहीं होता तो आप ब्लेम नहीं लगा सकते कि पैसा वो लेके भाग गया या पैसा उसके पास है या कुछ ऐसा है या वैसा है। वो झगड़ा खत्म कर दिया। तो पावर का और पोजीशन का, पद का और मंच का, मालाना का, वो भी झगड़ा खत्म कर दिया कि कोई झगड़ा यहाँ नहीं चलेगा। ये सारे झगड़े रगड़े जितने भी थे ये सब के सब खत्म कर दिए। इसलिए सांघिक ढांचा पुराने रूप में निकल के बाहर आ गया। और जब सांघिक ढांचा निकल के आ गया तो हमारी जीत निश्चित है। तो हमको इकट्ठा होना है। तो इकट्ठे होने में जो बाधा अभी आ रही है सबसे ज्यादा वो ये आ रही है कि पुरानी मान्यताएं, ज्यादा पुरानी नहीं, 60-70 साल पुरानी जो मान्यताएं संगठनों की, और संगठनों के जो पुराने लोग हैं, नए की बात नहीं कर रहा मैं, पुराने लोग जो बूढ़े हो चुके हैं, 60 साल के, 65 साल के, सारे नहीं है, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको मंचमाला पद पोस्ट का लालच पड़ गया, या जो एक पैटर्न में फिक्स हो गए हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही काम करेंगे जैसे चलता है, हम तो ऐसे ही कैडर देंगे, हम तो ऐसे ही बात करेंगे, हम तो ऐसे ही बुलाएंगे। वो जमाने अब नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी। और सारे संगठनों को इकट्ठा होना है, सारे संगठन इकट्ठे होकर दे नहीं रहे। इसलिए सारे संगठन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम जीतेंगे नहीं। तो सारे संगठनों को इकट्ठा करने के लिए संगठनों से बात की, सबसे चीत की, सबको बुलाया, पर संगठन टस से मस होने को तैयार है नहीं। पर अच्छी बात यह है कि संगठनों के नीचे जो साधारण लोग हैं वो पूरी तरह से हिल रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि भाई नेता तो नहीं हिलेगा, तो हम ही को जाना पड़ेगा। तो समर संघ के अंदर अपने अपने संगठनों को छोड़ के लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि पूरे भारत के अंदर एक समर संघ ऐसा है जो प्राचीन पद्धति पर चलता है और जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हो और आपका जवाब मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ सवाल पूछे उसका जवाब नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई संगठन नहीं है पूरे भारत में, 29 लाख के 29 लाख संगठन में, जो सवालों के जवाब भी देता हो। चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे लड़कों का दल बल है, चाहे सरकारी कर्मचारियों का है। कोई सा भी संगठन कभी भी किसी के जवाब नहीं देता और ना ही सारे संगठनों को लेके चलता है। राजनीतिक संगठन अपने सारे संगठनों का दुश्मन होता है। सामाजिक संगठन सबको इकट्ठा लेकर नहीं चलता, वो अपने सामाजिक और संगठनों का दुश्मन होता है, वो टूटते रहते हैं। लड़कों के दलबल हजारों प्रकार के हैं, वो अलग एक दूसरे से डरते रहते हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें एक एक दफ्तर में 4-4 संगठन बने हुए हैं। इसलिए भारत में कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है समर संघ को छोड़ के जो बिना लोभ लालच के सेवा की भावना से काम करता हो और लगातार काम कर रहा हो बिना थके बिना रुके। यही इसकी सफलता का राज है और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे समर संघ को देखें, खासतौर से नए समझें और जानें। और जो पुराने लोग हैं वो तैयारी करें, क्योंकि 11 फरवरी दिल्ली को बहुत लोग आने वाले हैं। और जितने भी हमारा, क्योंकि इस बार संत समागम भी होगा, संत समागम में हर प्रकार के संत आएंगे, उनका आशीर्वाद भी समर संघ लेगा। इसके अलावा सभी संगठनों के और जो लोग हैं, जितने प्रकार के हमारे मौजूद लोग हैं, वो सब भी आ रहे हैं।
तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें। और जितने स्पोक हैं वो अपना, जितने भी लोग उन्होंने अब तक जोड़े हैं, जो परिवार हैं, उनका जो सिस्टम जो खर्चे का होता है, अपने खर्चे का, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जमा करा दें। क्योंकि जितनी जल्दी आप जमा करा देंगे उतनी जल्दी व्यवस्था बनेगी, उसमें देर ना करें। हो सके तो 2 दिन के अंदर सभी स्पोक अपने अपना खर्चा जमा करा दें। काफी स्पोकों ने जमा करा दिया है, बाकी स्पोक जमा करा दें, अब उसमें डिले ना करें। क्योंकि आप डिले करेंगे तो नंबर में कमी रहेगी, तो अरेंजमेंट में कमी आएगी। हर जगह एडवांस पैसा देना पड़ता है, बिना एडवांस के काम चलता नहीं। इसलिए अपना खर्चा जितना भी बताया हुआ है, कि जो वयस्क व्यक्ति है वो अपने पूरे दिन के खाने के, 3 टाइम का खाने के, और वहां बैठने के, बिजली का, टेंट का, लाइट का, साउंड का, कैमरे का, फूटे का, सिक्योरिटी का, बहुत सारे खर्चे इस बार होंगे क्योंकि बड़ा स्टेडियम है। तो 350 रुपये वयस्क आदमी के हैं, और जो यंग है 18 से लेके और 10 साल का, उसके 175 रुपये आधे हैं। और जो 10 साल से छोटा है उसका सिर्फ 25 रुपये है। उसके हिसाब से अपना अपना जो भी है, अपने अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं या जो जिन्होंने इसको बनाया है उन तक वो पहुंचा दें। और परिवार का आना लाजमी है, क्योंकि पारिवारिक संगति है, बहुत सारी बातें इसमें होंगी जो थीम है। इसलिए तैयारी करें और इसमें डिले ना करें, इसमें जल्दी से जल्दी करें। लखपत सिंह सर इसका इंतजाम करें, सारा वो देख रहे हैं, रजिस्टर वहां चल रहा है। जितने लोगों का जल्दी जल्दी इंतजाम होगा उतना अच्छा रहेगा। आना सभी ने है, क्योंकि बाहर से काफी लोग आ रहे हैं और संत समागम है, तो सारे संत आ रहे हैं इस बार। और बहुत जबरदस्त, क्या बोलते हैं, संगति होगी। ऐसी संगति जो कभी संघों में बहुत पहले हुआ करती थी, उसी आधार पे उसी तरीके से होगी। तो इसलिए जितने भी हमारे लोग हैं वो जल्दी जल्दी जुड़ें और जोड़ें। मेरे इस वक्तव्य में अगर कहीं कोई कोई गलत बात की है तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।